पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम हम तीन तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक तो हो जाता है वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा हो जाता है इनकम मेथड, या तीसरा हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। यानी तीनों मेथड चाहे किसी भी मेथड से निकालें, नेशनल इनकम मेरा सेम आएगा। ठीक है। तो आज हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि जब वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे तो कैसे हम उसका नेशनल इनकम निकालेंगे, और जब इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम निकालेंगे, और एक्सपेंडिचर से कैसे अ, निकालेंगे नेशनल इनकम। ठीक है। तो पहला है वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से कैसे हम ये नेशनल इनकम निकालेंगे। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या आता है, सबसे पहला कि वैल्यू एडेड। हाँ। तो वैल्यू एडेड किसे कहते हैं? वैल्यू एडेड मतलब कोई भी रॉ मटेरियल्स जो यूज किए हैं हम प्रोडक्शन के लिए, हाँ, तो उसको हम जब ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा वैल्यू एडेड। हाँ। वैल्यू एडेड मतलब कोई जितना हम प्रोडक्शन के लिए खर्चा किए हैं। ये मेरा मेथड क्या है? ये मेरा मेथड आएगा, मतलब ये मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। मतलब कि जो भी खर्चा किए हैं प्रोडक्शन में, तो उसको जब हम ऐड कर देंगे पूरा, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। जितना भी इनपुट हम आउटपुट मेरा बना है, वैल्यू एडेड मेथड से हम उसको नेशनल इनकम को आसानी से निकाल लेंगे। मतलब यानी कोई भी कंट्री है, उस कंट्री में कोई एक मान लीजिए एक कंपनी है, वो जितना भी प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्रोडक्शन किया, तो उस प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट। तो वो आउटपुट जो हुआ, उसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो आउटपुट निकला निकला उसमें से कुछ मेरा खर्चा भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब हम माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा मेरा, उस कंपनी का पूरा आउटपुट, मतलब उस कंपनी का पूरा खर्चा कितना हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, उसी को वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में आगे प्रोसीड करते हैं कि वैल्यू एडेड किसे कहते हैं, कि एडिशन ऑफ द ऑल रॉ मटेरियल्स। जो भी रॉ मटेरियल्स लगा है मुझे, उन सब को जब ऐड कर देंगे तो वो मेरा आ जाएगा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकाला जाता है जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब कोई भी जितना मेरा आउटपुट हुआ है, जब कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्शन करता है, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन हुआ, मतलब जितना भी मटेरियल बना है, फिनिश्ड गुड बना है, तो मटेरियल यूज किए हैं, मटेरियल यूज करने के बाद क्या है, फिनिश्ड गुड बना है। जो वो फिनिश्ड गुड जितना भी बनाए हैं उसको बोलते हैं हम आउटपुट। यानी जो इनपुट लगा के मेरा आउटपुट निकलता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट को जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन से माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा वैल्यू एडेड। ठीक है। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? देखिए, जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, तो क्या हम जरूरी नहीं है कि पूरा अपना ही रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो किसी और का यूज कर रहे होंगे, तो वो दूसरा कंपनी का, और वो दूसरा कंपनी भी अपना नेशनल इनकम में ऐड कर लिया होगा। ठीक है। तो जब उस रॉ मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर इसको हम भी ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या, डबल काउंटिंग हो जाएगा। दूसरा कंपनी जो इसको प्रोड्यूस किया था वो भी उसको ऐड किया होगा, और अगर हम भी ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब किसी और का आउट इनपुट जो हम यूज करते हैं, उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू एडेड। मान लीजिए, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बेकर है, यानी जो बेकरी का काम करता है उसको बेकर बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए वो ब्रेड बनाता है। ठीक है। तो ब्रेड बनाने के लिए क्या उसको लगता है, आटा लगता है, फ्लोर। ठीक है। फ्लोर लगता है, आटा लगता है ब्रेड बनाने के लिए। तो जो ये परचेज ऑफ फ्लोर है, ये क्या हो गया मेरा, इनपुट। हाँ, एज ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जो मेरा ब्रेड बना, उसको बोलते हैं आउटपुट
ठीक है, ये हो गया मेरा आउटपुट। तो जब ये मेरा ब्रेड से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब फ्लोर को माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा वैल्यू एडेड, मतलब हम कितना वैल्यू का खर्चा ऐड किए हैं, कितना खर्चा ऐड किए हैं उसको। तो वो हो गया मेरा वैल्यू एडेड। तो आ जाते हैं हम आगे उसका प्रोसीड में कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो हाँ, जब यानी नेशनल इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम निकालने से पहले हमको जीडीपी निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल इनकम मतलब जब प्रोडक्शन मेथड से बनाएंगे तो क्या होता है कि जब जितना भी आउटपुट को हम आउटपुट किए हैं उस आउटपुट को ऐड कर देंगे तो वो मेरा आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, जितना भी सेल किए हैं प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब सेल इस साल मतलब जितना भी सेल किए हैं, हाँ, और उसमें क्या हो सकता है मेरा उसको उसमें अगर हम चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक चेंज इन स्टॉक मतलब अभी समझाएंगे आपको कि चेंजिंग स्टॉक होता क्या है। चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आउटपुट चेंज प्लस सॉरी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये सेल्स और चेंज इन स्टॉक क्यों करते हैं, इसे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सेल्स किए, इस साल 100, इस साल किए सेल्स 100 लीटर तेल, हाँ। तो ये जो 100 लीटर तेल सेल्स किए तो इसमें क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये कि कुछ पिछले साल का भी बचा हो ये 100 में। ठीक है, और कुछ पिछले साल का भी बचा हुआ हो। तो तो चेंज इन स्टॉक बताता है कि इस साल मेरा कितना स्टॉक प्रोड्यूस्ड हुआ है जो स्टॉक में है। हाँ, मतलब देखिए हम सेल किए हैं 100 लीटर तेल, और मेरा पिछला साल का भी कुछ इसमें आ सकता है। तो ये मेरा मान लीजिए पिछला साल का क्या है, 10 लीटर पिछला साल का है, हाँ। और इस साल मेरा अभी स्टॉक में बचा हुआ है, हाँ। स्टॉक में कितना बचा हुआ है, 20 लीटर, और पिछला साल का था 10 लीटर। तो मतलब अब हम जब एक्चुअल निकालेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा कितना हुआ है, तो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा जब इस पिछला साल का जो स्टॉक था उसको माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन 110 लीटर तेल। मतलब 110 लीटर ही इस साल हम प्रोड्यूस्ड किए हैं, यही मेरा हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब इतना ही मेरा इस साल का आउटपुट हुआ है जो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। ठीक है, ये 10 लीटर क्या पिछला साल का है तो वो पिछला साल में ऐड किए होंगे। ठीक है, तो इस साल भी अगर उसको हम ऐड कर दिए तो फिर ये मेरा डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए चेंज इन स्टॉक में क्या करते हैं, पिछला वाला को माइनस कर देते हैं और इस साल का ऐड कर देते हैं तो ये मेरा आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। जब पूरा को सम कर देंगे, पूरा को ऐड कर लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट को, तो क्या आ जाएगा मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हाँ, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, जब हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा नेशनल इनकम। ये क्या हो गया पहला मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट का, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला है पूरा आउटपुट को वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब पूरा आउटपुट को जोड़ देंगे तो वह मेरा आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा मेरा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। ठीक है, यानी जितना भी सेल्स किए हैं और चेंज इन स्टॉक हुआ है मतलब पिछले साल का माइनस कर दिए हैं पिछले साल का और इस साल का जो माइनस करके जो बचेगा। हाँ, इस साल का मान लीजिए 20 है तो 20 से पिछले साल का 10 था तो 10 से 20 से 10 को माइनस कर देंगे तो ये मेरा जो 10 बचा उसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इस तरीका से मेरा अब आते हैं इनकम मेथड में। ये दूसरा मेथड है जीडीपी निकालने का। ठीक है, इनकम मेथड जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या उसमें पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, पेमेंट जो दिया जाता है तो जब इस फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को ऐड कर देंगे हम तो ये मेरा क्या आ जाएगा नेशनल इनकम निकल जाएगा। नेशनल इनकम का मेन यही है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं नेशनल इनकम तीन तरीका से निकाल सकते हैं, चाहे वैल्यू एडेड से यानी वैल्यू मतलब प्रोडक्शन
से, कि प्रोडक्शन जितना करते हैं उस हिसाब से हम निकाल लिए, या फिर इनकम मेथड से। जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं तो जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट किया उसको जब ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी निकल जाएगा उससे। तो देखते हैं इसका डिफरेंस, ऑल इनकम दैट एक्रूज टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, मतलब कोई भी फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, चाहे वो वेजेस के थ्रू थ्रू दिया हो, या प्रॉफिट के थ्रू दिया हो, या रेंट के थ्रू दिया हो, इंटरेस्ट के थ्रू दिया हो, जब इसको समड अप कर देंगे तो ये मेरा नेशनल इनकम आ जाएगा। तो इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी कह सकते हैं, मतलब पेमेंट देते हैं तो ये क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम को, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी कह सकते हैं, या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कह सकते हैं। तो मेरा अब आ जाते हैं कि इसका नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। हाँ, तो जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को देते हैं, मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, उसको अलाउंस देते हैं, परक्विजिट देते हैं, तो इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब लैंड लिए तो लैंड के बदले में कोई भी कैपिटल वपिटल लिए उसके बदले में क्या देते हैं, हम इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम को जब ऐड कर देते हैं तो ये मेरा आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी आपको समझाएं कि ये यहाँ पे नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट क्यों होता है, और वहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्यों होता था, ठीक है। तो अभी आते हैं इसमें क्या, एक मिक्स्ड इनकम, ये एक नया कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम किसे कहते हैं, जब फैक्टर ऑफ पेमेंट देते हैं उसमें कोई ऐसा खर्चा होता है जो सेपरेट नहीं किया जाता है डिफरेंट हेड में। लाइक जैसे डिफरेंट हेड में, मतलब यानी कि वो हम मेरा जो खर्चा है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, या रेंट है, या इंटरेस्ट है, या प्रॉफिट दिए हैं, इसमें मेरा सेपरेट नहीं हो पाता, इसलिए उस इनकम को क्या मिक्स्ड इनकम में डाल दिया जाता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब हम देते हैं, उसको इनकम पेमेंट देते हैं, तो ये मेरा क्या होता है ना, उसको हम सैलरी मानते हैं ना, रेंट या रॉयल्टी मानते हैं ना, इंटरेस्ट ना प्रॉफिट, इसलिए उसको अलग एक सेपरेट हेड कर दिया जाता है, जैसे मिक्स्ड इनकम में डाल दिया जाता है। ऐसे ही मिक्स्ड इनकम में, ऐसे ही पेमेंट को मिक्स्ड इनकम में रख देते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि यहाँ देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट इसलिए आ जाता है। देखिए ये मेरा क्या है, नेट है, जो पेमेंट करते हैं। अब जैसे वहाँ प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन करने के बाद क्या उसका जो वैल्यू हम निकालते हैं वो मार्केट के बेसिस पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो पेमेंट करते हैं ये मार्केट के बेसिस पे नहीं, इसका एक्चुअल अमाउंट पे निकालते हैं। ये इसमें ना कोई टैक्स लगा होगा अभी, ना कोई सब्सिडी मिला है, इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट, इसलिए इसका फैक्टर में निकलता है, ना मार्केट प्राइस में निकलता है। और वहाँ प्रोडक्शन मेथड में मार्केट प्राइस में निकलता था, क्योंकि उसमें टैक्स वूक्स हर चीज़ मिलाने के बाद वो, यानी मार्केट प्राइस में उसका आउटपुट का जो वैल्यू करते हैं वो मार्केट प्राइस पे उसका वैल्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे उसका वैल्यू प्रोडक्शन जहाँ जितना हम अमाउंट पेड किए हैं उसी के हिसाब से करते हैं, बस इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाए, इसलिए यहाँ पे नेट डोमेस्टिक एट प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट डायरेक्ट निकलता है। तो ये हो गया मेरा जब नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट में, कॉस्ट में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अगर ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ये नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इनकम। अब आते हैं तीसरा मेथड जो कि एक्सपेंडिचर मेथड है। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि नेशनल इनकम को तीन तरीका से निकाल सकते हैं, चाहे तो वैल्यू एडेड मेथड से हो, या फिर इनकम मेथड से हो, या एक्सपेंडिचर मेथड से हो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड मतलब यानी फाइनल एक्सपेंडिचर जो करते हैं, ठीक है, उसको जब सम अप कर दिया जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे हम इनकम मेथड में क्या किए कि फैक्टर ऑफ पेमेंट देते हैं एम्प्लॉय को कैपिटल के बदले में, हाँ, और इंटरेस्ट देते हैं, और उसके बाद रेंट देते हैं और कुछ देते हैं, हाँ। तो वो जब हम फैक्टर ऑफ पेमेंट दिए तो वो क्या करेंगे, जैसे एम्प्लॉय को हम सैलरी दिए तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, उसको कंजम्पशन कर लेंगे या फिर सेविंग में रख देंगे। तो जो ये फाइनल कंजम्पशन है उसको ही उन सबको जब ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से मेरा नेशनल इनकम आ जाएगा। तो पहला है
सबसे पहला है कि एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अब उसका फॉर्मूला में कि अंडर एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। जब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को नेट एक्सपोर्ट से ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस जब आ जाएगा तो उसमें हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे प्लस और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जब ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा नेशनल इनकम। ये हुआ अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। दो यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने खर्च किया हो, एक्सपेंडिचर किया हो, उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाँ, और ये दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे डिफेंस में करता है, लॉ में करता है, लॉ ऑर्डर में एंड एजुकेशन में करता है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करता है कुछ ना कुछ, तो उसको जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे, उसको भी ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी एक एक्सपेंडिचर हो गया इकोनॉमी में। और उसके बाद तीसरा आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक ये होता है कैपिटल स्टॉक ऑफ द एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक हुआ, इसको जब ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे, ये भी क्या है, एक मेरा एक्सपेंडिचर है। और तीसरा आता है कि नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब जितना हम एक्सपोर्ट किए हैं उससे माइनस कर देंगे इंपोर्ट को, तो ये मेरा आ जाएगा